नेपाल में थी। उसके बाद 18 सेंचुरी के बाद नेपाल में मुख्यतः राजतंत्र चला, मोनार्की चली। राजा का बेटा राजा जिसमें बनता है उसको हम कहेंगे मोनार्की। अच्छा, इसमें कुछ और कंसेप्ट भी है जिसको अभी से क्लियर करते चलते हैं। देखिए, भारत में जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग ही लोगों का चयन करते हैं जो उनके ऊपर रूल कर सके, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की तो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें है, लेकिन अंततः बहुत ज़्यादा पावर का सेंट्रलाइजेशन राजा के पास होता है। उसके बाद आती है डिक्टेटरशिप, जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं, अगर कोई ऐसा पावरफुल आदमी बनता है, जैसे कि नेपोलियन हुआ, नेपोलियन के बाद हिटलर, ऐसे अगर कोई आदमी जो चाहता है कि सरकार जो काम कर रही है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और मैं डिक्टेटर बन के इन सभी को हरा सकता हूँ या फिर सत्ता काबिज करके कुछ जन कल्याण कर सकता हूँ। हालांकि जन कल्याण अभी तक डिक्टेटर, कोई बहुत रेयर डिक्टेटर हुआ होगा जिसने ये सब अप्लाई किया। डिक्टेटर जितने भी बड़े, उसके बाद समाज का शोषण ही हुआ है। उस समाज का ना हुआ हो तो अगले समाज का, जिससे वो लड़ता था, उसका तो हमेशा से ही होता हुआ आ रहा है। उसके बाद आती है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में गवर्नमेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन धर्म के आधार पर है। अगर कोई अन्य धर्म का आदमी वहाँ पे जाके कहेगा, जैसे कि ईरान है, ईरान में जाकर आप कहोगे कि यहाँ का मैं डिक्टेटर में बनूंगा, फिर राजा में बनूंगा, संविधान का हेड में बनूंगा, पीएम में बनूंगा, तो वहाँ पे वैसी अनुमति है नहीं। उसके बाद आता है सैन्य शासन। उसमें मिलिट्री के अधीन पूरी ताकत सेंट्रलाइज होती है। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ताकत किसके हाथ में है, उसको लेकर उनमें ही कन्फ्यूजन है, तो हम उस पर कुछ डिस्कशन ना करें तो ही बेहतर है। लेकिन हाँ, एक ऐसी स्टेट समझ लीजिए जहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट अगर है भी तो पूरा शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का संगठन सिर्फ आर्मी के हाथ में है। इसी प्रकार से नेपाल में क्या थी, नेपाल में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। राजा तो था, संविधान भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत राजा के हाथ में थी। 1990 तक कैसे तरह चीज़ें खींचती रही, चलती रही। 1990 में एक प्रकार से जन आंदोलन हुआ। उसके बाद मोनार्की को साइड में रखकर फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कुछ चीज़ें, संविधान बनाया गया, लेकिन राजा के अधीन रहकर संविधान बनाया गया। अगले 12 साल तक, यानी 2002 तक कैसे तरह फिर से लोग खींचते रहे। लोग चाह तो रहे थे कि राजा का पूरी तरीके से राजा निकल जाए और पूरा संविधान नेपाल में बने। 2003 के आसपास आते हुए राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने ये प्रयास किया कि मैं फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को साइड में करके पुनः मोनार्की में, फुल मोनार्की में मैं अपने शासन को लेके आऊँ। ये प्रयास उसका 2 साल तक चलता रहा। 2005 तक आते आते राजा एक तरीके से सक्सेसफुल भी होने लगा। जितने भी प्रशासन के अधीन आने वाली चीज़ें थी, राजा ने अपने हाथ में ले ली। बाद जनता में फिर से विद्रोह हुआ। 2006 में फिर से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने यह मांग की कि हमने 1990 के दशक से या फिर उसके बाद 12 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हम रहे। उसके बाद राजा ने फिर से प्रयास किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को साइड में करके मोनार्की में ट्रांसफ़र हो जाए। पूरी ताकत का सेंट्रलाइजेशन राजा ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की। इसलिए पुनः एक बार वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जन आंदोलन हुआ, और इस जन आंदोलन में ये कहा गया कि इसके बाद राजा का कोई भी इंटरफियरेंस हमारे पॉलिटिक्स में हम नहीं चलाएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को साइड में कर पुनः डेमोक्रेसी की रिस्टैब्लिशमेंट की गई। अब देखिए, इसमें 2 सवाल, बहुत बुनियादी सवाल बनते हैं। सबसे पहला कि 1990 में जो संविधान बना था, उसी संविधान को अडॉप्ट कर लेते, क्योंकि 2006 से लेकर 2015 तक उनको इतने साल लगे अपना संविधान बनाने के लिए। कि संविधान बनाना तो कोई आसान खेल है नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस क्या इफ़ेक्टिव होंगे। जैसे कि नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सीधा कॉपी पेस्ट भारत में नहीं कर सकते। यूएसए का, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूर्णतः भारत से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि नैसर्गिक परिस्थितियाँ अलग है, इकोनॉमी अलग है, भारत में मेंटेलिटी अलग है, लोगों की विचारधाराएँ अलग है, धर्म अलग है, उसमें सब कास्ट अलग है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके वजह से जापान को इतने साल लगे ये बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। लेकिन बहुत बुनियादी सवाल आपके मन में आता होगा ना कि 1990 में जो संविधान था उसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते, क्योंकि वो उसी के लिए था, नेपाल के लिए ही था। तो दोस्तों, 1990 में जो संविधान बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लेकर था, यानी संवैधानिक राजतंत्र को लेकर था।
1990 के बाद 2006 तक जितने साल बीच में गए, प्रोग्रेस भी हुई, डेवलपमेंट भी हुए, और नेपाल के लोगों को ये पता चल गया कि हमारे लिए क्या इफ़ेक्टिव है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो उस हिसाब से उन्होंने संविधान का गठन किया। तो इससे हमें क्या समझ मिलती है, नेपाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि संविधान हमेशा वहाँ के लोगों के लिए जो चीज़ें योग्य होंगी और वहाँ के लोग जिस चीज़ पर सहमत होते हैं, ऐसे ही टॉपिक पर या फिर ऐसे ही रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे बनाए जाएंगे जो उन लोगों के लिए सही हो, इफ़ेक्टिव हो और आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक हो। ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में संविधान बनने से पहले क्या क्या स्थितियाँ भारत में थी। सबसे पहली दिक्कत तो भारत में ये थी कि हिंदू और मुसलमान जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अपने चरम सीमा पर था। समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के आगे क्या क्या बहुत बड़ी और बुनियादी समस्याएं थी। हाँ, कुछ क्षेत्र को लेकर जो समस्याएं जो मैंने कही, भारतीय एकीकरण के जो लेक्चर जब भी आएगा उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। के लिए इतना समझ लीजिए कि भारत में 365 रियासतें थी और वो चाह रही थी कि वो हम आज़ाद रहे, भारत में शामिल न हो। ये समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें या फिर समस्याएं कौन कौन सी थी। सबसे बड़ी समस्या तो उनके सामने ये थी कि भारत में सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर थे। अकेले कोलकाता शहर में 5,000 से लेकर 5 या 6,000 जाने लोग इसलिए मरे क्योंकि सांप्रदायिक दंगे वहाँ पे भड़के हुए थे। ऐसी स्थिति में जहाँ 365 रियासतें रिवॉल्ट करने वाली है, ऐसे ही सिचुएशन में हिंदू मुसलमान झगड़े अपने चरम पर है, इनको शांत करना सबसे बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद हमारे भारत में जो आगे जाकर हमें पता चलेगा कि धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता, तो हमारे भारत में भी राज्य का कोई धर्म है नहीं। और ऐसा देश जहाँ महाराष्ट्र में एक कहावत है, मराठी में एक कहावत है कि हमारा महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर में देश बदलता है, वेशभूषा बदलती है, लोग बदलते हैं और उनकी भाषा बदलती है। मराठी ही रहती है लेकिन भाषा में भी अलग अलग बदलाव यहाँ पे मिलेंगे। रहने सहने का ढंग, खाने की चीज़ें, ऐसे हर बुनियादी डिफरेंस जो एक कल्चर में होने चाहिए वो भारत में समृद्ध है। तो ऐसा देश में जहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद इतने डिफ्रेंसिएशन है, ऐसे देश को संगठित रखना है। हर जाति, हर समाज के लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं जो सबके लिए यूनिवर्सल हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो। देखते हैं फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इंट्रा कम्युनिटी। मतलब क्या? अच्छा देखिए, हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, हिंदू और हिंदू में भी दिक्कतें थी। उसमें सब कास्ट है, कास्टिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बटी हुई थी। अब इसमें एक संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन सकती थी कि ऐसा वर्ग जो मेजॉरिटी में है उसके अंदर उसके हाथ में ऐसी ताकत न चली जाए जिससे कि वो माइनॉरिटी का शोषण करे। इसका कंसिडरेशन में लेना और संविधान में इन चीज़ों का जिक्र करना और संविधान बनाते समय इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य था, ताकि मेजॉरिटी का शासन न बन पाए, सबके लिए इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो पाए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जो आपकी किताब में ही है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि आपने किसी को मार दिया, ऐसे समाज ने जो समृद्ध है उसने किसी और समाज को मार दिया, यही एक दिक्कत नहीं होती। दिक्कतें कई हिसाब से होती है। जैसे कि आपके किताब में एक एग्जाम्पल है, उसमें 2 गट दिखाए गए हैं, एक है लड़कों का गुट और एक है लड़कियों का गुट। लड़के जो मेजॉरिटी में हैं और लड़कियां जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं, लड़के चाह रहे हैं कि क्रिकेट खेले, ग्राउंड एक ही है, और लड़कियां चाह रही है कि वॉलीबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, कुछ अन्य गेम खेले, उनके गेम खेले। अब दोनों में झगड़ा हो गया, किसको लेकर? संपत्ति को लेकर, ग्राउंड को लेकर, संपत्ति तो नहीं, ग्राउंड को लेकर। वो चले गए मैम के पास जो प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल को कहा, सब हाल सुनाया। प्रिंसिपल ने कहा कि देखो मेजॉरिटी वर्क्स और मेजॉरिटी विंस। ने कहा कि देखो लड़के संख्या में ज़्यादा है, लड़कियों को एक कोना दे दिया, इस कोने में आप अपना अपना खेलो, लड़कों को बाकी ग्राउंड दे दो। तो टीचर ने जो किया, जो डिसीजन था मेजॉरिटी को लेकर। अब एक छोटे क्लास में सिर्फ एक ग्राउंड को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो एक बार सोच कर देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वर्ग भी है, माइनॉरिटी का वर्ग भी है, ऐसे समाज में कैसे हम स्थिरता ला सके जिससे एक के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण न हो। ठीक है, तो जब भी मैं एग्जाम्पल की बात करूँ
तो ग्राउंड के एग्जाम्पल आप समझ जाना कि अन्य क्षेत्र जैसे कि इकोनॉमिकल सेक्टर में हो गया, पॉलिटिकल सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो अगर मेजॉरिटी वर्ग पॉलिटिकल सेक्टर में आ जाए और अपने हिसाब से कुछ डेवलपमेंट करने लगे, जो शायद हो सकता है कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो। देखिए फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट तो है, दो समाजों के भीतर तनाव तो है, उसके बाद हिंदू और हिंदू में भी तनाव है। उतना ही नहीं, महिला और पुरुष में भी तनाव है। पुरुष मेजॉरिटी में या फिर उनके हाथ में ताकत होने की वजह से जो जो दिखता नहीं है ना, हिडन प्रकार से है, जो नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे कई सप्रेशन महिलाओं के इतिहास में हुए हैं, पुरुषों ने किए। इंटेंशनली तो नहीं किए, कुछ इंटेंशनली भी किए, लेकिन सब इंटेंशनली नहीं थे। लेकिन ताकत जैसे ही पुरुष के हाथ में आती है तो महिलाओं का सप्रेस होना, महिलाओं को ताकत न देना, ये भी उसमें कंडीशन थी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, जिस पर हमने अभी बात की। तरीके से जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या लोकतंत्र के सामने थी। अगला पॉइंट है भाषा को के आधार पर राज्यों की पुनर्रचना। पिछले कुछ दिनों में मराठी और हिंदी को लेकर बहुत बहस हुई थी, बहुत सारी चीज़ें भाषा को लेकर हुई। भाषा का विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। से भारत को स्वाधीनता मिली उसके बाद सबसे पहला मुद्दा जो भारत के सामने उभर कर आया, नेहरू के सामने उभर कर आया, वो भाषा के आधार पर प्रांतों की पुनर्रचना करने का था। ऐसे देश में जहाँ पे वीपी मेनन, सरदार पटेल और नेहरू, इन तीनों ने मिलकर, और उनके साथ माउंटबेटन भी थे, इन तीनों ने मिलकर जिस देश को संगठित किया, 365 रियासतों को भारत में कैसे तैसे करके लेके तो आए, लेकिन उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन के बाद, स्वाधीनता मिलने के बाद सबसे पहली दिक्कत जो भारत के सामने आई वो थी कि भाषा के आधार पर हम फिर से बंटवारा कर दो इस राज्य। एक बार मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या अगर जो भी पटेल या फिर नेहरू के सामने, पटेल तो उसके बाद नहीं रहे, लेकिन नेहरू के सामने, नेहरू को देखकर कितना दुख हुआ होगा कि जिस देश को हमने संगठित किया, जिस देश के संगठन के लिए हमने अपनी जी जान लगा दी, ऐसे देश में सबसे पहला मुद्दा उभर कर आता है कि हमारा बंटवारा कर दो। वो भी किस आधार पर कर दो कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर दो। तो इससे मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना, इंसान को हमेशा ही युद्ध चाहिए होता है। भारत पाकिस्तान का हो गया, भारत पाकिस्तान का अगर नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान का होगा, हिंदू मुसलमान का नहीं हो रहा है तो हिंदू हिंदू का होगा, हिंदू हिंदू का भी नहीं हो रहा है तो महिला और पुरुष, स्त्री पुरुष के बीच में युद्ध होगा। तो युद्ध, पता नहीं इसके पीछे क्या तर्क रहा होगा, लेकिन हमें युद्ध एक तरीके से मनोरंजन जैसा लगता है शायद, या फिर बिना युद्ध के हम रह नहीं पाते, पता नहीं इसके पीछे क्या बुनियादी सोच है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग हुई। अब ये तो बाद में उस मांग उठी, लेकिन संविधान में ये लिखना तो ज़रूरी था ना कि भाषा के आधार पर अगर ऐसी कोई मांग उभरती है तो उसको कैसे डील किया जाए, केंद्र की क्या भाषा होगी, राज्य की क्या भाषा होगी, केंद्र सरकार कैसे काम करेगा, राज्य सरकार कैसे काम करेगा, ऐसे अन्य बहुत ऐसे सवाल थे जो भारत के संविधानकर्ताओं के सामने थे। तो इस सभी बिंदुओं से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी भारत का संविधान पढ़े, जब भी भारत का संविधान समझे, तो बहुत स्थिर होकर ये सोचे कि ऐसी समस्याएं होने के बावजूद भी कितने बेहतरीन लोग हुए होंगे वो, जिन्होंने इन सब चीज़ों को टैकल कर लिया, इन सब चीज़ों पर सॉल्यूशन निकाल लिए और ऐसा संविधान बनाया जिसको हम आज भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, किसी पे डिस्क्रिमिनेशन किए बिना। आइए अगला पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, जो कि है अल्पसंख्यक और उनके हितों के बारे में। जैसे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे, डीपीएसपीस पढ़ेंगे, संविधान को ठीक से पढ़ेंगे, तब इस चीज़ का फिर से जिक्र होगा। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग भी थे जो मुख्य धारा से बहुत अलग हो चुके थे, उनको मुख्य धारा में लाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और अन्य जातियों के लिए कुछ प्रावधान बनाने बहुत ज़रूरी थे, जिसमें ये निहित था कि जैसे ही हम अन्य पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, या फिर जो अभी बच्चों को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे, इन तीनों को लेकर ऐसे कुछ प्रावधान बनाएंगे जो उन्हें मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ निहित थी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके साथ जो ऑलरेडी मुख्य धारा में है। अब ये थोड़ा जटिल टॉपिक हो गया जब हम आर्टिकल 31 की बात करेंगे, संपत्ति को लेकर क्या क्या प्रावधान संविधान में थे। फंडामेंटल राइट पहले था, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। संविधान
संवैधानिक नियम और मूलभूत नियम या फिर मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़ वाले, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला और बच्चे, इनको मुख्य धारा में लाना भी और उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाना जिनसे वो मुख्य धारा से जुड़ पाए, ये बहुत अहम था और ये बहुत बड़ी समस्या संविधान निर्माताओं के सामने रही। पॉलिटिकल साइंस को समझने की और इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की यही एक बहुत बुनियादी समझ है। एक बार समझ के देखिए कि इतने सारे दिक्कतों के बावजूद एक संविधान का गठन किया गया जिस पर हम सब अब डिपेंड करते हैं। अभी तक जो मैं आपको समझा पाया हूँ, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम किस पर बात कर सके। सबसे पहले संविधान क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होते हैं जिस पर संविधान डिपेंड करता है। संविधान की ज़रूरत क्यों है, तो कई इसकी ज़रूरतें हैं, जिसमें से एक है कि देश को ठीक से चलाने के लिए, और जिस ऐसे देश में जहाँ पे बहुत सारी समुदाय है, बहुत जाति, वर्ग, वर्ण है, उनको एक संघ में लेकर भारत जैसे महान देश की निर्मित कर सके। उसके बाद हमने देखा कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। 1934 में डिमांड हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिमांड और बढ़ने लगी, 1946 में लेकर अप्रूवल मिला और उसके बाद अगले 3 साल तक संविधान लिखा गया जो भारत के भविष्य के लिए लिखा गया। उसके बाद हमने देखा कि भारत के सामने क्या क्या दिक्कतें थी, संविधान सभा के सामने क्या क्या दिक्कतें थी, जिसमें हमने देखा कि हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू हिंदू कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी महिला और पुरुषों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, फिर अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य समुदाय, अन्य जनजाति, उनको मुख्य धारा में लाना और उनके लिए कुछ प्रावधान करना, ऐसे प्रावधान करना जिससे वो मुख्य धारा से जुड़ पाए, ये बहुत अहम बातें थी। तो ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि इससे आपको थोड़ी बहुत बुनियादी समझ मिल गई होगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो आइए चर्चा करते हैं कि संविधान के लक्षण क्या है जो आपकी किताब में दिए गए हैं। देखिए, आज इन मुख्य लक्षणों पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले लेक्चर में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, सेपरेशन ऑफ द पावर, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। फिलहाल के लिए इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि संघवाद क्या होता है। देखिए, संघवाद, जिसको हम फेडरलिज्म भी कहता है, अगर किसी देश में एक से ज़्यादा लेवल पर सरकारें हो